सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज फिर से हाज़िर खिदमत हैं आपके लिए एक नया लेक्चर लेके। आज इस लेक्चर का जो है कि मुकम्मल पोस्टमार्टम करेंगे। कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ये बच्चों को जो तंग करता है अब ये तंग नहीं करेगा। तो आज के सामने लाया हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ऑलरेडी पहले से एक छोटा-सा स्ट्रक्चर भी ड्रा किया है ताकि टाइम हमारा बच जाए। फिर इसको बनाते-बनाते टाइम क्या हो जाता है, टाइम लंबा हो जाता है। तो बच्चों पहले हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर के बाद करेंगे बहुत ढेर सारी बातें। तो चलें शुरू करते हैं, आखिर तक जुड़े रहिएगा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चों इसके बारे में लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, ये एक डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है। ऑर्गेनेली ऑर्गेनेली इसके उसमें लेक्चर टॉपिक में मैंने बताया था, ये एक डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है जो स्पेसिफिक फंक्शन अदा करता है। तो अब देखते हैं इस टर्म से ही जो है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या मतलब बनता है। एंडो कहते हैं बच्चों इनसाइड, इनसाइड, प्लाज्म प्लाज्म साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम में से नेट या नेटवर्क को कहते हैं, ट्यूबुलर नेटवर्क। ये आप देख सकते हैं इस तरह के जो ट्यूबुलर एक नेटवर्क सा, पूरा जाल सा, एक नेट सा बनाया हुआ है। जो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियर पोर है। इसके बाहर एक नेटवर्क सा बना है, इसे क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये एक सेल बनाए पूरे, तो ये साइटोप्लाज्म होता है, ये सेल मेम्ब्रेन होता है, इस तरह पूरा सेल बनाए। मैंने जस्ट अभी न्यूक्लियस और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्रा किया है। तो पहला पॉइंट आप लिख लें बच्चों, या याद कर लें, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एक्सटेंसिव नेटवर्क, एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ सिस्टर्नी। सर आपने इसके बारे में तो नहीं बताया, सिस्टर्नी के बारे में नहीं बताया। बच्चों ये फोल्ड्स होते हैं ना, ये वाले, ये देखो, ये मैंने ये जो फोल्ड बनाए हैं ना, इस तरह के जो ये एक फोल्ड बनाए हैं ना, इस तरह, ये देखिए इस तरह के फोल्ड से, इसे कहते हैं सिस्टर्नी। इसे क्या कहते हैं, सिस्टर्नी। क्या मैं ऊपर लिखता हूँ, ये इसे क्या कहते हैं, सिस्टर्नी। ये सिस्टर्नी मिलके ना बच्चों पूरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाते हैं। इस तरह के सिस्टर्नी मिलके स्टेक सा बनाते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको एक को सिस्टर्नी कहते हैं, सिस्टर्नी क्रेस्टी, दो अलग चीजें हैं, याद रखना है। क्रेस्टी पढ़ेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया में, मिक्स नहीं करना है ये दो टर्म, क्रेस्टी और सिस्टर्नी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स के केस में हम सिस्टर्नी पढ़ेंगे, फिर माइटोकॉन्ड्रिया के केस में क्रिस्टी पढ़ेंगे, वो अलग चीज है। तो सिस्टर्नी कहते हैं वैसे बच्चों, सिस्टर्नी कहते हैं ना रिजर्वायर ऑफ लिक्विड। किसे कहते हैं, रिजर्वायर ऑफ लिक्विड। रिजर्वायर जहाँ क्या स्टोर हो, लिक्विड क्या हो, स्टोर हो। तो आपको पता है इधर अंदर लिक्विड होता है, इधर इधर अंदर जो है कि ल्यूमन में साइटोप्लाज्म तो होता है ना, ल्यूमन। ये इसे खाली जगह को क्या कहते हैं, ल्यूमन कहते हैं मेरे बच्चों। समझ में आ गई बात। तो एक्सटेंसिव नेटवर्क, ये जो एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है किसका, सिस्टर्नी का। सिस्टर्नी किसे कहते हैं, रिजर्वायर ऑफ लिक्विड। ये इस तरह के जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स
स्टर्निटिब्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मिलके क्या बनाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। यह समझ में आ गया बच्चों? अब हाँ, ये अभी जगह है, मैं आगे पढ़ाता हूँ। अब इसकी जो है कि टाइप्स पढ़ेंगे। ये तो आ गया थोड़ा ओवरव्यू। अब इसके टाइप ये दो तरह के होते हैं बच्चों। कितने टाइप्स के? टू मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स होती हैं। टू टाइप्स टू टाइप्स टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of structure, structure। अब मेरे बच्चों ये देखो, ये 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 क्या बनाया है सर? ये दाने 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 क्या है? ये दाने 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 क्या है सर? जल्दी बताइए ना। ये इधर भी होते हैं, ये इधर भी। सर हमारी धड़कन तेज हो रही है, हार्ट बीट तेज हो रही है, जल्दी बताएं ये क्या लिख रहे हैं आप? बच्चों ये हैं राइबोसोम्स। ये जो ग्रीन से मैंने बनाया इसे क्या कहते हैं? राइबोसोम, राइबोसोम्स। अब ये जो है कि अब देखें, जहाँ राइबोसोम है, मैंने कहा था इसको इसकी दो टाइप्स हैं। एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक। ये कौन सा है? ये RER कहते हैं इसे, RER। और ये जो बाद वाला है, बाद वाला इसे कहते हैं, जहां ये नहीं लगे हैं, SER। अब SER, अब देख लें बच्चों, हमने दो टाइप्स के, इसके स्ट्रक्चर के बेस पे दो टाइप्स हैं। जहां राइबोसोम लगे हैं तो वो रफ नजर आएगा। मतलब जो है कि क्यों रफ नजर आएगा? माइक्रोस्कोप में जब देखेंगे तो रफ नजर आएगा। क्यों? इसमें राइबोसोम अटैच है। क्या अटैच? राइबोसोम अटैच है। इसलिए ये जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसलिए रफ होता है, रफ अपीयरेंस होती है। क्यों होती है? आपको जो है कि किसी ने पूछा कि वो रफ नजर क्यों आता है, तो आप क्या बता देंगे? इसमें क्या लगे हैं? राइबोसोम लगे हैं। और दूसरा ये स्मूथ, स्मूथ जहां कोई भी ना हो, स्मूथ रोड भी कहते हैं ना, बिल्कुल जो है कि A1, जहां कोई खाई शाई या कोई चीज अटैच ना हो, तो ये इसमें कोई भी चीज अटैच नहीं होता है, ये रफ नजर आता है, रफ अपीयरेंस होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, सॉरी, ये स्मूथ मतलब कोई भी चीज इसमें अटैच नहीं होता, इसलिए इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब कौन से टू टाइप्स कौन से थे? SER। SER का मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ एंडो RER, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आ गया बच्चों? हमने देखो एक पॉइंट, ये नेटवर्क होता है, ट्यूबुलर नेटवर्क, एक्सटेंसिव नेटवर्क, जो सिस्टर्नी से बना होता है। सिस्टर्नी किसे कहते हैं? रिजर्वायर ऑफ लिक्विड कहते हैं। दो टाइप्स होते हैं स्ट्रक्चर के बेस पे, एक को स्मूथ कहते हैं, एक को रफ कहते हैं। रफ इसलिए रफ होता है, क्यों? क्योंकि उसमें राइबोसोम अटैच होते हैं। राइबोसोम छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, हम पढ़ेंगे आगे। और ये स्मूथ क्यों नजर आता है? ये स्मूथ इसलिए नजर आता है, बाहर वाला जो पार्ट है स्मूथ है, उसमें राइबोसोम अटैच नहीं है, इसलिए क्या नजर आता है? स्मूथ नजर आता है। अब हम पहले रफ को पढ़ेंगे, फिर स्मूथ को पढ़े। मिटा दूं इनको, दोनों को मिटा दूं? ये सब बल्कि सारों को जो है मिटा देता हूँ, जल्दी नोट करें इसको। अब देखो, हम पहले पढ़ेंगे, पहले कौन सा पढ़ेंगे?
रफ पढ़े या स्मूथ पढ़े? रफ पढ़ते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटी, बल्कि शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ, फिर जो है कि पूरा पूरा लिखने की क्या जरूरत है। RER, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मैंने बताया, सबसे पहली बात आप ये याद रखें, ये रफ इसलिए होता है ड्यू टू राइबोसोम। राइबोसोम की वजह से ये रफ होता है। किसकी वजह से? ड्यू टू राइबोसोम्स। राइबोसोम की वजह से ये क्या नजर आता है? रफ नजर आता है। अब मेरे बच्चों, रफ इसका फंक्शन पढ़ेंगे। अब जो है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, अब इसका क्या पढ़ेंगे हम? फंक्शन पढ़ेंगे। अब सबसे पहले फंक्शन ना, इधर क्या अटैच है? इधर क्या अटैच है? राइबोसोम अटैच है। राइबोसोम क्या काम करता है? प्रोटीन बनाता है। क्या काम करता है? प्रोटीन बनाता है। सबसे पहले इसका काम क्या है? प्रोटीन्स बनाना। तो अब इसका काम क्या है बच्चों? रिपीट करो। प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। सबसे पहले तो क्यों क्यों बनाएगा? इसमें सर राइबोसोम अटैच है। क्या अटैच है? राइबोसोम अटैच है। तो ये क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। अच्छा, दूसरा इसका सर अगला फंक्शन बताएं बच्चों। ये जो है कि ये किन सेल्स में ज्यादा होता है? कौन से सेल्स में ये ज्यादा होता है? आप याद रखें, जो सेल्स प्रोटीनियस हार्मोन्स या एंजाइम रिलीज करते हैं उनमें ज्यादा होता है। तो ऐसा कौन सा है सर? एग्जांपल दे दें। सबसे पहले आप याद रखें, जो है कि पेंक्रियास। पेंक्रियास। पेंक्रियास में मेरे बच्चों, पेंक्रियास में आप लोगों ने पढ़ा हो, अगर या ना भी पढ़ा हो, तो पेंक्रियास जो है कि पेंक्रियाटिक जूस, जिसमें एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम प्रोटीन इन नेचर होते हैं। प्रोटीन, तो ये प्रोटीन किधर बनते हैं? इधर ही तो बनते हैं। राइबोसोम इधर ही अटैच तो है। तो पेंक्रियास के सेल्स में ये होंगे। पेंक्रियास के सेल्स में ये, क्योंकि लाइपेस, एमाइलेस, प्रोटीएस, ये सारे एंजाइम जो हैं कि उधर से तो निकलते हैं। वो सारे प्रोटीनियस इन नेचर, प्रोटीन एंजाइम ऐसे भी, फिर जो है प्रोटीन, फिर हार्मोन्स। हार्मोन्स भी लिपिड, लिपिड से भी बने होते हैं, प्रोटीनियस भी होते हैं। अक्सर जैसे सोमैटोट्रोफिक हार्मोन, थायरोट्रोफिक, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, और दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड बच्चों जो हैं कि सारे अक्सर हार्मोन हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी रिलीज करते हैं। तो ये जो इधर से जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन इन नेचर होते हैं। जैसे प्लाज्मा सेल्स भी हैं जो एंटीबॉडी रिलीज करती हैं, वो भी तो प्रोटीन है। तो ये इनमें जो है कि ये पेंक्रियास, पिट्यूटरी, इसमें इनकी तादाद ज़्यादा होगी। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तादाद ज़्यादा होगी इनके सेल्स में। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि ये क्या रिलीज करते हैं? एंजाइम्स और हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जो प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं मेरे बच्चों? प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं। तो ये तो प्रोटीन बनाने का काम तो ये करता है। समझ में आ गया बच्चों, या ऊपर ऊपर से गुजर रहा है?
वैसे बायो इतनी मुश्किल नहीं है कि जो है कि ऊपर ऊपर से गुजर जाए, सिंपल सिंपल है। देखो तो ये इसका फंक्शन है। समझ में आ गया मेरे बच्चों? तो अभी मिटा दूं ये। अब ये जो है कि आप ये राइबोसोम्स, ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस तो इधर ही। अभी मैं ये एक टर्म आपको समझाता हूँ, जल्दी जल्दी आपको ये एक टर्म समझाता हूँ। ये देखें, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये न्यूक्लियस है मेरे बच्चों, ये न्यूक्लियस है। ये ये देखो, ये क्रोमोसोम समझे, ये न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम समझे। जो है कि इसमें से आरएनए के डीएनए से आरएनए बनने को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनने को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। कभी भी जब प्रोटीन बन रहा होता है, प्रोटीन चाहिए होता है सेल को, तो पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है, पहले हार्मोन के जरिए पैगाम आ गई, फिर ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है, ये डीएनए की जो है कॉपी बनाता है, डीएनए से आरएनए बनाता है। फिर ये आरएनए जो बनता है न्यूक्लियर पोर के जरिए इधर आता है, फिर ये प्रोसेस इधर होता है, ट्रांसलेशन। समझ में आ गया बच्चों? तो ये ट्रांसलेशन प्रोसेस भी इधर होता है। प्रोटीन, जो आरएनए से प्रोटीन बनने को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं मेरे बच्चों। इधर ट्रांसलेशन प्रोसेस भी इधर होगा। और ये जो, हाँ, एक आपके इंफॉर्मेशन के लिए एक और बात बताऊं कि ये जो राइबोसोम अटैच हैं, राइबोसोम ये एक्सटर्नल साइड पे होते हैं, इनकी फेसेस साइटोप्लाज्म की तरफ होता है। और जिस प्रोटीन के जरिए ये एक ग्लाइको प्रोटीन के जरिए, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कंपोजिशन, उसके जरिए ये राइबोसोम अटैच होता है, जिसका नाम है राइबोफोरन। राइबोफोरन। और ये जब प्रोटीन बन रहा होता है बाहर, तो ये अंदर जो जाता है ट्रांसलोकॉन प्रोटीन के जरिए, एक चैनल है, चैनल प्रोटीन पर आया था ना, उसके जरिए अंदर जाता है। ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। तो ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, ये पूरा प्रोसेस इधर हो रहा होता है। अब ये तो था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम पढ़ेंगे बच्चों स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा पढ़ेंगे, जल्दी बताएं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER पढ़ेंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो है कि इसलिए स्मूथ है, आप एक पॉइंट लिखें, एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम। ये रफ इसलिए नजर आता है, इसमें राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। अब ये किन सेल्स में ज्यादा होगा, किन सेल्स में ज्यादा होगा? ये बच्चों, अब इसका फंक्शन ये है कि ये तमाम लिपिड जो है ना, सारी लिपिड इधर बनती हैं, ये बनाता है। लिपिड मतलब लिपिड, ये ऑयल, ऑयल, फॉस्फोलिपिड, 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 स्टीरॉयड, स्टीरॉयड या कोलेस्ट्रॉल, वैक्सेस, जो भी लिपिड है वो ये बनाता है। जो भी लिपिड है वो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा। अब लिपिड, जैसे फॉस्फोलिपिड कहाँ यूज होता था? सेल मेम्ब्रेन को बनाने में। स्टेरॉइड हार्मोन, हार्मोन होते हैं जो हैं कि प्रोटीन, हार्मोन प्रोटीनियस नेचर के भी होते हैं, लिपिड नेचर के भी होते हैं, लेकिन स्टेरॉइड हार्मोन, जैसे स्टेरॉइड हार्मोन में
एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जो मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन थे, और कॉर्टिसोन, एल्डोस्टेरोन जो एड्रिनल मेडुला से रिलीज होते थे। तो ये सारे हार्मोन कौन क्या है, स्टेरॉइड इन नेचर पे है मेरे बच्चों। तो ये जितने भी लिपिड जहां नजर आएगा, लिपिड कौन बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब ये किन सेल्स में ज्यादा होगा, ये किन सेल्स में ज्यादा होगा, तो सबसे पहले जो है कि जो सेल्स क्या रिलीज करते हो, लिपिड, लिपिड मतलब लिपिड हार्मोन्स रिलीज करते हो, लिपिड इन नेचर हो, वो हार्मोन्स रिलीज करते हो, वो कौन से हैं बच्चों। अब वो कौन से हैं, तो वो ऑर्गन्स हैं टेस्टिस, ओवरीज, टेस्टिस ओवरीज है, फिर जो है कि एड्रिनल मेडुला या वो एड्रिनल कॉर्टेक्स, एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोन। तो ये सारे हार्मोन, ये एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, फीमेल मेल सेक्स हार्मोन, ये सारे इनमें इन इन जो है कि ऑर्गन्स में आ, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तादाद ज्यादा होगी। और एक है मसल सेल्स में, मसल सेल्स में भी इनकी तरह। सर अब जो है कि हमें ये बात समझ आ गई कि ये लिपिड बनाता है, तो इसलिए ये इन सेल्स में लिपिड या दूसरे स्टेरॉइड हार्मोन या वैक्सेस या जो भी हैं बनाता है, इसलिए इनमें ओवरीज और इसमें होता है। ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन मसल सेल्स में इसका क्या काम है, मसल सेल में इसका क्या काम है, तो बच्चों अब अगला मैं पॉइंट बताता हूँ। ये तो हार्मोन्स या ये बनाता था, इसका पहला फंक्शन ये था। अब इसका अब मसल सेल्स वाला समझाता हूँ बच्चों। अब देखें मसल सेल्स में कैल्शियम, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम करवाता था। अब ये बच्चों अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप देख लें, समझा दूंगा क्यों। ये जो है कि मसल जो है कि फाइबर या मसल्स वाला टॉपिक सेकेंड ईयर की बुक में है, उधर ये चीज़ें एक्सप्लेन से लिखी हुई हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर वालों को ये बेचारों को समझ नहीं आता है। ये एक मैं उससे स्ट्रक्चर से जो है कि समझाता हूँ। ये एक मसल सेल है मेरे बच्चों, ये क्या है, मसल सेल है। अब ये है भाई ये न्यूरॉन समझे, ये न्यूरॉन है। अब ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है। अब ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन जब जो है कि सिग्नल आता है, नर्व इम्पल्स आती है, तो ये इधर क्या रिलीज करता था, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या रिलीज, ये न्यूरोट्रांसमीटर इधर आके लग जाते हैं, फिर इधर से कैल्शियम चैनल, सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से सोडियम अंदर आता था इस तरह। अब सोडियम की वजह से ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, कैल्शियम आयन रिलीज करता है। अब ये कैल्शियम क्या करता है मेरे बच्चों, ये कैल्शियम हमारे मसल्स की जो प्रोटीन्स होती हैं उसमें ट्रोपोनिन प्रोटीन उधर जाके बाइंड होता है। फिर आपने जो है कि एक वो मॉडल भी है, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। ये इसी तरह तो कंट्रैक्शन, मसल्स की मसल कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इसी वजह से तो होता है, ये कैल्शियम की वजह से। टीपीटी टीपीटी टीपीसी आपने ट्रोपोनिन बाइंडिंग वो आपने पढ़े होंगे, प्रोटीन्स हैं ट्रोपोनिन। तो उधर जाके ये जो है कि
कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का भी काम कराता है, इसलिए ये मसल सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होता है। ये बात समझ में आ गया बच्चों? अब अगला और किधर होगा ये, और स्पेशली ये लीवर सेल्स में डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स और पॉइजन्स करवाता है स्पेशली। अगला इसका फंक्शन क्या है? अगला इसका फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स करवाता है। क्या कराता है? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स करवाता है मेरे बच्चों। अब डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग क्या है सर? बच्चों जो है कि जैसे अल्कोहल है, जैसे लीवर सेल्स में, लीवर सेल्स में, अब लीवर सेल्स में बच्चों जो है कि अल्कोहल है, अल्कोहल। अब लीवर सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तादाद ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अल्कोहल में जो है कि इसको अल्कोहल को क्या करता है? डिटॉक्सिफाई करता है। डिटॉक्सिफाई मतलब इनमें या अल्कोहल या ड्रग्स जो भी होती हैं, या ड्रग्स, इनमें OH ग्रुप लगाता है। क्या करता है? OH ग्रुप लगाता है। ये जो है कि OH ग्रुप लगा के जो है कि इसको क्या करते हैं? वाटर सोल्यूबल बनाते हैं। क्या करते हैं? वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, और इजीली यूरिन के थ्रू इसको क्या किया जाता है? पास किया जाता है। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। किधर? लीवर के केस में, जैसे अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन। आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। जैसे कुछ जो इब्तदा पे ना नशा करता हो या एडिक्ट हो ना, अल्कोहलिक एडिक्ट, तो वो एक बोतल शराब पिए ना, तो वैसे इधर तो नहीं चलता है, खैर मिसाल देने के लिए, तो या थोड़ा भी पी ले, वो एक बोतल पी ले या थोड़ा पी ले, तो फौरन उसको बहुत नशा जो है कि चढ़ जाता है। थोड़ी जब वो एडिक्ट हो जाता है तो ये जो है कि ये प्रोमिनेंट हो जाते हैं, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बढ़ते हैं, इनकी तादाद बढ़ती है। अब जो है कि यूं ही अल्कोहल आए उसको क्या करता है? डिटॉक्सिफाई करता है। यूं ही आए फौरन डिटॉक्सिफाई करता है। अब यूं ही आप बढ़ते हो ना, अब नशा एडिक्ट आप ज्यादा टाइम लगता है तो डोज भी बढ़ाना होता है। डोज बढ़ाने का मतलब ये है कि आप जो है कि पहले एक बोतल से नशा होता था, तो अब एक बोतल से नहीं होगा, आपको 2-3 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका लीवर अब क्या हुआ है? एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तादाद बढ़ गई है। यूं ही शराब आता है, यूं ही इस तरह की जो है कि जहरीली चीजें आ जाती हैं, वो फौरन डिटॉक्सिफाई करती हैं। इसी तरह दवाइयां भी हैं। जैसे आप ज्यादा दवाइयां लेते हो ना, 2 एंटीबायोटिक्स है, तो आप मिसाल के तौर पर 2 चम्मच पी लिया आप, अब ज्यादा टाइम के लिए आप यूज करते हो, कोर्स करते हो, महीना 2 महीना, अब जो है पहले 2 चम्मच आपको ठीक करता था, आपने 2-3 महीना आपने कोर्स किया, तो अब आपका लीवर क्या हो गया है? ये जो है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बढ़ गए हैं। अब 2-3 चम्मच से कुछ होने वाला नहीं है। थोड़ी टाइम बाद अब ये ज्यादा हो गए, आपको 2 की जगह 3 या 3 मतलब बढ़ाना पड़ेगा डोज। क्यों? क्योंकि ये फौरन जो ही दवाई आती है इसके इफेक्ट को खत्म करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं, तो ये डोज बढ़ाते हैं। इसीलिए एंटीबायोटिक्स या एडिक्ट पेशेंट होते हैं जो इस तरह का नशा करते हैं, उनमें जो है कि इजीली असर ये मतलब जल्दी मतलब वो काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसी वजह से। तो ये था एक छोटा सा लेक्चर, आपको समझ आया होगा। और हाँ, एक इसका एक और फंक्शन मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। ये दोनों बहुत आते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो आप अपना ख्याल रखिएगा। तो आज का ये छोटा सा लेक्चर था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।